हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सरिता गुप्ता में आप सब लोगों का मोस्ट वेलकम है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसी कड़ी में आज चलिए हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्लास 12 की बुक है, जिसका चैप्टर है खाद्य गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं खाद्य सुरक्षा। भोजन हमारी सबसे पहली मूलभूत आवश्यकता है। भोजन के बिना तो हम अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको खाद्य सुरक्षा का ज्ञान होना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा का अर्थ यह आश्वासन कि अपने इच्छित उपयोग के अनुसार भोजन उपभोग के लिए स्वीकार्य हो। खाद्य सुरक्षा की समझ दो अनिवार्य संकल्पनाओं अविषालुता और संकट को परिभाषित करके उन्नति किया जा सकता है। इसमें है अविषालुता। चलिए समझते हैं कि अविषालुता क्या होता है। किसी पदार्थ की किसी प्रकार और किन्हीं परिस्थितियों में क्षति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अविषालुता। खतरा वह सापेक्षिक संभावना है जब पदार्थ को किसी प्रस्तावित तरीके और मात्रा प्रयुक्त न किया जाए, उसके फलस्वरूप क्षति हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ हम प्रस्तावित तरीके प्रयुक्त मात्रा न किया जाए, तो जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ हम अधिक यूज कर रहे हैं या कोई चीज़ अनहाइजीनिक तरीके से यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, खाद्य विषाक्त तो होगा ही। जैसे इसमें है संकट। संकट में भौतिक संकट आता है, रासायनिक है, जैविक हो सकता है, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। भौतिक संकट में हम लोग पढ़ते हैं कोई भी भौतिक पदार्थ हो सकता है जो सामान्यतः खाद्य पदार्थों में नहीं पाया जाता है, जो रोग उत्पन्न कर सकता है अथवा आघात पहुंचा सकता है, जिसमें सम्मिलित है लकड़ी, पत्थर, कीट के अंश। कोई भी भौतिक चीज़ें जो है हमारे भोज खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देती है। जैसे कि देखिए, नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों में अदृश्य रासायनिक संकट। अदृश्य रासायनिक संकट के अंतर्गत आ रहा है क्या क्या, कीटनाशकों का अवशेष। जैसे कीटनाशक का यूज किया जाता है तो उसका अवशेष अगर रह गया खाद्य सामग्री में, पशु चिकित्सालय अवशेष रह गया, चिकित्सकीय अवशेष रह गया, अस्वीकृत खाद्य मिलावटें, जिसको खाना हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से सही नहीं है फिर भी उसको मिला दिया जा रहा है। स्वीकृत खाद्य मिलावटें, कई बार तो चीज़ें तो हमारे पोषण की दृष्टि से सही है लेकिन उसका अधिक यूज करना नुकसानदेह है। तो कई बार उस स्वीकृत खाद्य मिलावटों का अधिक अगर यूज हो गया तब भी वो रासायनिक संकट के अंतर्गत आता है। मिलावट कर दिया, रासायनिक मार्जन, ये सारी चीज़ें किसमें आता है, अदृश्य रासायनिक संकट में आता है। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक संकट में वे रासायनिक अथवा हानिकारक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं अथवा खाद्यों में जाने या अनजाने में मिला दिए जाते हैं। कई बार तो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, मूंगफली में क्या होता है, अफ्लाटॉक्सिन होता है, आलू में सेपोनिन नाम का वो विषाक्त पदार्थ होता है, जैसे कि अंडे में एविडिन हुआ। इस तरह से जो कुछ प्राकृतिक रूप से भी पाए जाते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जिसको खाद्य पदार्थ में जाने अनजाने में मिला दिए जाते हैं। इस संकट दायी वर्ग में कीटनाशक, रासायनिक अवशेष, विषैली धातुएं, पॉलीक्लोरोकृत बाइफिनाइल, परिरक्षक, खाद्य रंग और अन्य मिलावटी पदार्थ सम्मिलित हैं। जैविक संकट में विभिन्न जीवधारी शामिल हैं जिनमें सूक्ष्म जीव सम्मिलित है। ये सूक्ष्म जीव जो खाद्य से संबंधित होते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं, खाद्य जनित रोगाणु कहलाते हैं। सूक्ष्म रोगाणु दो प्रकार से खाद्य जनित रोग उत्पन्न करते हैं। कैसे कैसे, संक्रमण और विषाक्तता। अब हम लोग देखते हैं खाद्य पदार्थों में दिखाई देने वाले जैविक संकट जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि कोई कृमि हो गया, कृमि पड़ जाए, या ये तिलचट्टा काकरोच है, ये इल्ली है, इसको घून बोलते हैं, ये मक्खी है, ये सारी चीज़ें आती हैं दिखाई देने वाले जैविक संकट के अंतर्गत। अब इसके बाद आता है दिखाई न देने वाले जैविक संकट। दिखाई न देने वाले जैविक संकट जो हम देख तो नहीं पाते हैं लेकिन ये हमारे खाद्य पदार्थों में रहते हैं, जैसे कि जीवाणु,
ईस्ट खमीर हुआ, प्रोटोजोआ है, फफूंदी है, विषाणु या वायरस है। ये सब चीज़ें हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन खाद्य पदार्थ में विद्यमान होता है। इसमें देखिए, इसमें आता है खाद्य संक्रमण। रोगाणु जीवों के शरीर में प्रवेश से उत्पन्न होता है, जो वहां पहुंचकर संख्या में बढ़ते हैं और क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। सैल्मोनेला इसका एक उदाहरण है। अब कई बार सैल्मोनेला से क्वेश्चन बनता है। यह जीव जंतुओं के आंत्र क्षेत्र में उपस्थित रहता है। किसमें होता है? आंत्र में होता है। और कच्चे दूध और अंडे इसके स्रोत हैं। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सैल्मोनेला जो वायरस होता है वो किस में होता है? बैक्टीरिया है, ये वायरस नहीं, बैक्टीरिया है। तो ये होता है कच्चे दूध और अंडे में। गर्म करने पे सैल्मोनेला नष्ट हो जाता है, परंतु अपर्याप्त प्रक्रिया से कुछ जीव जीवित बचे रहते हैं। कई बार सैल्मोनेला क्या होता है? पराग संदूषण से फैलता है। पराग संदूषण का मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई मान लीजिए कि कोई करता है, जैसे कि आप सब्जी काटने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो रसोइया है वो क्या किया, कच्चे मांस को उस पर काटा और उस तख्ते को साफ नहीं किया, और फिर उस पर ऐसी सब्जी को काटा जिसको पकाना नहीं है, जैसे कि सलाद वगैरह है। तो उसमें क्या होगा? पार्श्व संदूषण हो जाएगा। अब वो जो कच्चे मांस से जो बैक्टीरिया है सैल्मोनेला, वो चला आया किसमें? सलाद में चला आया। तो इसकी वजह से हमारा जो सलाद है वो संदूषित हो गया। सैल्मोनेला बहुत तेज़ी से अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और प्रत्येक 20 मिनट में उनकी संख्या दोगुनी हो जाती है। सोचिए कितनी तेज़ी से इनकी वृद्धि हो रही है कि ये 20 मिनट में इनकी संख्या जो है वो दोगुनी हो जाती है। नीचे देखते हैं, खाद्य विषाक्तता। खाद्य विषाक्तता आविषिता। खाद्य पदार्थों में रोगाणुओं के नष्ट हो जाने पर भी कुछ जीवाणु रह जाते हैं जो हानिकारक अविष उत्पन्न करते हैं। जीव तभी अविष उत्पन्न करते हैं जब खाद्य पदार्थ अधिक गर्म या अधिक ठंडे नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो अगर खाद्य पदार्थ अधिक गर्म है तब भी उसमें विष जो है हानिकारक जीवाणु नहीं पनपेंगे। अगर खाद्य पदार्थ बहुत ठंडा है, जैसे कि हम लोग फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में क्यों रखते हैं कि खाद्य पदार्थ ज़्यादा टाइम तक चलेगा, तो उसमें यही होता है ना कि ठंडी की वजह से बैक्टीरिया जो है पनप नहीं पाते हैं। अगर हम गर्म का मतलब हुआ कि हम लोग खाने को पका दे रहे हैं तब भी बैक्टीरिया नहीं पनप पा रहा है। तो अगर कोई किसी भी खाद्य पदार्थ में जीव तभी विष उत्पन्न करते हैं जब खाना क्या हो, ना अधिक गर्म हो ना अधिक ठंडा हो। खाद्य में अविष गंध, दिखावट अथवा स्वाद से नहीं पहचाने जा सकते हैं। अतः ऐसे खाद्य पदार्थ जो गंध और रूप में ठीक लगते हैं, जरूरी नहीं कि वो सुरक्षित हों। कई बार खाद्य पदार्थ सुगंध और गंध में तो देखने में भी अच्छे दिखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि खाना जो है, खाद्य पदार्थ जो है वो सुरक्षित है। अभी इसमें देखिए हम लोग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या, स्टेफिलोकोकस आरियस। ये जो स्टेफिलोकोकस आरियस है ना, ये ऐसे ही जीवों का उदाहरण है। इस प्रकार के जीव क्या होते हैं? वायु, धूल और जल में पाए जाते हैं। 50% स्वस्थ व्यक्तियों की नासिका मार्ग, गले और त्वचा तथा बालों में पाए जाते हैं। विभिन्न परजीवी भी रोग का कारण हो सकते हैं, जैसे सुअर के मांस में फीता कृमि द्वारा संक्रमण। ये जो स्टेफिलोकोकस आरियस है ना, ये सुअर के मांस में फीता कृमि पाया जाता है, उसमें ये वो बैक्टीरिया होता है स्टेफिलोकोकस। खाद्य पदार्थों में होने वाले विभिन्न खतरों के अंतर्गत जैविक संकट खाद्य जनित रोगों के प्रमुख कारण है। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सभी प्रयासों के बावजूद भी जैविक खाद्य जनित रोगाणु गंभीर चिंता का विषय है और नए नए रोगाणु निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। रोगाणु उत्पन्न होने के लिए जो कारक है उनमें सम्मिलित है क्या क्या, मानव परपोषी जंतु, परपोषी और मानव एवं स्वयं रोगाणुओं के साथ उनकी पारस्परिक क्रियाएं, पर्यावरण जिसमें भोजन का उत्पादन, संसाधन, भोजन पकाया, परोसना आदि क्रियाओं का भंडारण होता है। उदाहरण के लिए क्या है,
आयु और अन्य परिस्थितियों के कारण प्रपोषी की संवेदनशीलता में परिवर्तन आने पर सुभेद जनसंख्या में नए रोग लग सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें उदाहरण में है नोरोवायरस, रोटावायरस, हेपेटाइटिस सी, जिनका लगभग 70% मामलों में योगदान रहता है। नए रोगाणु उत्पन्न होते रहेंगे, इसलिए इन्हें पहचानने, नियंत्रित करने और खाद्य पदार्थों में इनकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए विभिन्न विधियों को विकसित करने की आवश्यकता है। खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में संदूषण और अपमिश्रण जैसे शब्दों को पहचानना महत्वपूर्ण है। हम लोग देखते हैं क्या संदूषण क्या होता है। संसाधन अथवा भंडारण के समय पहले या बाद में खाद्य पदार्थों में हानिकारक, अखाद्य अथवा आपत्तिजनक बाहरी पदार्थ जैसे कि रसायन, सूक्ष्मजीव, तनुकारी पदार्थों की उपस्थिति संदूषण कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए कि जो भंडारण के समय या कई बार उससे पहले ही खाद्य पदार्थ में हानिकारक, अखाद्य अथवा आपत्तिजनक, जैसे कोई भी बाहरी चीज़ मिल गया, कई बार जानबूझ के मिलाते हैं दुकानदार, या कई बार क्या होता है, अभी हम लोग आगे पढ़े हैं ना, प्राकृतिक रूप से भी होता है, खाने में कुछ विषाक्तता होती है, जैसे कि बताया हमने कि मूंगफली में अफ्लाटॉक्सिन टॉक्सिन है, आलू में सैपनिन है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसकी वजह से भी हमारा खाना क्या होता है, जो भंडारण होता है, संसाधन अथवा भंडारण, वो संदूषण हो जाता है। जैसे कि रसायन, सूक्ष्मजीव, तनुकारी पदार्थों की उपस्थिति संदूषण कहलाती है। खाद्य अपमिश्रण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन की गुणवत्ता या तो खराब गुणवत्ता वाली सामग्री के अतिरिक्त मिश्रण या मूल्यवान घटक के निष्कर्षण से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसमें खाद्य पदार्थों के विकास, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन और वितरण की अवधि के दौरान न केवल पदार्थों को जानबूझकर जोड़ा या प्रतिस्थापन किया जाता शामिल है, बल्कि जैविक और रासायनिक संदूषण भी शामिल है, जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में गिरावट के लिए जिम्मेदार है। मिलावट में वे पदार्थ हैं जिनका उपयोग मानव उपभोग के लिए खाद्य उत्पादों को असुरक्षित बनाने के लिए किया जाता है। कई बार खाने में क्या होता है, मिलावट हो जाता है, कई बार दुकानदार मिला देते हैं जो खाने को असुरक्षित बना देते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं खाद्य मानक। खाद्य के प्रत्येक पहलू में एकीकृत गुणवत्ता लाने, स्वच्छ पौष्टिक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के अतिरिक्त देश के भीतर और देश के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रभावी खाद्य मानकों और नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता होती है। मानकों के 4 स्तर हैं, इनमें भली भांति समन्वय होता है। कौन कौन है? पहला आता है कंपनी मानक। ये कंपनी द्वारा अपने स्वयं के उपभोग के लिए बनाए जाते हैं। सामान्यतः यह राष्ट्रीय मानकों की नकल होती है। कंपनी मानक क्या होती है? राष्ट्रीय मानकों की नकल होती है। ये स्वयं अपने उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। सेकंड आता है आपका राष्ट्रीय मानक। राष्ट्रीय मानक क्या है? ये राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा निकाले जाते हैं। थर्ड है क्षेत्रीय मानक। क्षेत्रीय मानक में आता है जैसे कि सामान्य भौगोलिक, जलवायु इत्यादि वाले क्षेत्रीय समूहों के कानूनी मानकीकरण संगठन होते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानक। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन जैसे ISO और कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रकाशित करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं खाद्य मानकों, गुणवत्ता शोध और व्यापार से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और समझौते। भोजन में मिलावट रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम PFA, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम PFA कब आया? 1954 में। 1954 में अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में आवश्यकता के अनुसार कई बार 200 से अधिक संशोधन किया गया है। PFA के अलावा अन्य आदेशों या अधिनियम है जो विशिष्ट खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं, जैसे कि फल और सब्जी उत्पाद आदेश। इसके अंतर्गत फल के लिए विनिर्देशों और सब्जी उत्पाद आते हैं।
दूसरा है मांस खाद्य उत्पाद आदेश। इस आदेश के अंतर्गत मांस उत्पादों के प्रसंस्करण और लाइसेंस आता है। तीसरा कौन सा है? वनस्पति तेल उत्पाद आदेश। इसमें वनस्पति मार्जरीन के लिए विनिर्देश और शॉर्टिंग्स आते हैं। ऐसे सभी कृत्यों को FSSA के तहत समेकित किया गया है। FSSA मतलब क्या? फसाई। इन सभी को फसाई के अंतर्गत समेकित किया गया है। FSSA के तहत निर्धारित आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी उत्पाद भारत में निर्मित होते हैं या भारत के आयात और बेचे जाते हैं। प्राचीन काल से ही पूरे विश्व में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा और खाद्य पदार्थों के विक्रय के कपटपूर्ण तरीके को रोकने के लिए सरकारी प्राधिकरणों और खाद्य मानकों को विकसित करने के लिए लागू करने के प्रयास किए जाते रहे हैं। बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और समझौते जिन्होंने खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता बचाव SSA के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सभी खाद्य पदार्थ भारत में निर्मित होते हैं या भारत में आयात और बेचे जाते हैं। प्राचीन काल से ही पूरे विश्व में उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य और सुरक्षा के खाद्य पदार्थों के विक्रय के कपटपूर्ण तरीकों को रोकने के लिए क्या किया गया? सरकारी प्राधिकरणों द्वारा खाद्य मानकों को विकसित करने और लागू करने का प्रयास किए जाते रहे हैं। अब बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और समझौते हैं, जिसमें से देखिए पहले आता है कौन सा? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC। सेकंड पे आता है अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान। उसके बाद आता है विश्व व्यापार संगठन।